a business like space, it's a very sophisticated technology. वो सारी सपोर्ट जो बाकी तमाम दुनिया की स्पेस इंडस्ट्रीज को मिलती है वो हमें नहीं मिलती, और हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना, आप उसको किसी भी जगह के ऊपर लेबल नहीं कर सकते कि दैट इज चाइनीज टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारे सैटेलाइट्स जो है वो यूनिक है। क्या यूएस ने हमें सपोर्ट किया इनिशियली? तो यस। फेक की थी मून लैंडिंग, क्या इसमें बिल्कुल 1% चांस भी है कि वो फेक हो सकती थी? जो वीडियोस अब ऑनलाइन आपको नजर आती हैं, इंटरनेट के है। ऊपर नजर आती हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइंस जो है उनको आंसर नहीं कर सकते। वी आल्सो थिंक कि जो वीडियोस और पिक्चर्स हैं दे मे नॉट बी वेरी करेक्ट। लेट 80s और अर्ली 90s जब हमने अपना पहला एक सैटेलाइट जो कि स्पार्को ने अपने रिसोर्सेज से उस सैटेलाइट को बनाया, हम आज की तारीख में क्या वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमें फ़ायदा दे रही हैं, जो हमारे फ्यूचर को फ़ायदा देंगी? वी हैव लॉन्च्ड आवर सेकंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पाकसैट MM1। हमने किसी भी जगह के ऊपर चाइनीज किसी सैटेलाइट की हेल्प इस तरह से नहीं मिली कि हमने उसकी मदद से रफाइल को गिराया। या एक बच्चा है, अगर उसको एक मौका मिल रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करने का, वो क्यों ना करेगा? और हम स्पार्को अल्हम्दुलिल्लाह इसको टैप कर रही है। हमने एक इनिशिएटिव लिया है रिजॉल्व के नाम से। हमने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने सेंटर्स बनाए हैं एट द मोमेंट, और हमने इनको रियल प्रोजेक्ट्स दिए हैं अपने। और पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री के जो चाइनीज स्पेस स्टेशन के ऊपर पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 years जो है वो हम उसकी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव के मार्स के ऊपर किसी ज़माने में लाइफ रही होगी, तो मे बी समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से वहाँ से लाइफ यकदम ख़त्म हो गई। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very interesting guest today, Dr. Mohammad Yasir is the project director at Sparko. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। नहीं सर, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। स्पेस प्रोग्राम्स में एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। जी। मैं शुरू से करना चाह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी एक बर्ड्स आई व्यू लें हमारे स्पेस प्रोग्राम की, तो 1962 में, अभी हमने रिसेंटली पॉडकास्ट भी इस पे की कि हम एशिया के वन ऑफ द फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम्स थे, ऐसे थे वैसे थे। आज सुनने में जो आता है हम जैसे लेमैन लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ आर टेक्नोलॉजी इज़ चाइनीज़। खैर अब तो ऐसा लगता है मोस्ट हमारा मुल्क ही शायद चाइनीज़ ओन्ड है, लेकिन चलें, सैटेलाइट्स तो हैं चाइनीज़ ओन्ड हैं, चाइनीज़ ये हैं, हम पीछे रह गए। और हमने अब क्या किया है कि हम मेनली एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। आप तो इस एग्जैक्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या ये मुझे लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, या क्या वाकई एक डिक्लाइन आया है कि 1962 में हम बहुत ऊपर थे और हम फिर वहाँ से एक नीचे जाते रहे? असल में आपका क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा उसको ना डीप जाके एनालिसिस अगर करें ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेस, अ बिजनेस लाइक स्पेस, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। और नॉर्मली कोई भी कंट्री जो है ना वो अपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट नहीं करता, हमेशा बेस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया जाता है। बेस टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया जाता है। वो बेस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करके आप इस लेवल पे लेके आते हैं कि एट द पॉइंट वेयर यू कैन गो फॉर अ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। आपकी जो जितनी भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसको आप कहते हैं रॉकेट साइंस कहते हैं, या एविएशंस हैं आपकी, या स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें वो होती हैं कि जब टेक्नोलॉजी अपनी पीक पे पहुंचती है, दैट टेक्नोलॉजी इज़ देन यूज्ड फॉर स्पेस। बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई भी चीज़, जैसे आप अपनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, यू हैव एन ऑप्शन। आप जाते हैं, आप उसको करेक्ट करते हैं, आप उसको दोबारा ठीक कर लेते हैं, दोबारा इट स्टार्ट वर्किंग। बट वंस यू सेंड समथिंग इन स्पेस एंड इट इज़ गॉन फॉर एवर, देन देयर इज़ नो चांस कि आप यहाँ से किसी को भेजें और वो जाए और जाके उसको ठीक करे। तो दैट थिंग मस्ट वर्क ओवर देयर, एंड इवन विद द स्मॉल एंड सिंगल फेलियर आपका पूरा सिस्टम, और वो सिस्टम भी वो जिसके ऊपर आपके मिलियंस ऑफ डॉलर लगे होते हैं, बिलियंस का प्रोजेक्ट होता है, और बिलियंस का प्रोजेक्ट आपका किसी एक टेक्नोलॉजी की वजह से, किसी एक चीज़ की वजह से सफ़र कर जाए, तो आप उसके अंदर टॉप नॉच टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं। और टॉप नॉच टेक्नोलॉजी हमेशा ग्रो करती है ऑन द बेस ऑफ योर कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल लेवल। आपकी कंट्री के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, और 60s और 70s में हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी वो ग्रो कर रही थी, प्राइवेट हमारे सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा था। टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हम उसमें एडवांस हो रहे थे और वो चल रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन आपने बाकी सारी टेक्नोलॉजी को स्टॉप कर दिया, तो देन
इफ़ यू आर ओनली कंटिन्यूइंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कभी भी दुनिया के अंदर कोई भी एक चीज़ जो है ना वो अलग से ग्रो आपने उसको करना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। हम सर बहुत डिफ़िकल्ट काम जो है ना वो कर रहे हैं, हम हर चीज़ हमें खुद करनी पड़ती है। जबकि हम जब कंपैरिजन करते हैं, इसमें मैं आपकी ना दो क्वेश्चंस को, मैं दो चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो सारी सपोर्ट जो बाकी तमाम दुनिया की स्पेस इंडस्ट्रीज़ को उनकी कंट्री से टेक्नोलॉजी वाइज मिलती है, वो हमें नहीं मिलती। हमें वो काम भी खुद करना पड़ता है। हमें आगे जो स्पेस वाला पार्ट है वो भी खुद करना पड़ता है। दिस इज़ नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा कि हर चीज़ के ऊपर चाइनीज़ स्टैंप है, तो आई वुड से कि हमारी जो टेक्नोलॉजी स्पेशली व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर सैटेलाइट्स इज़ नॉट चाइनीज़। और हाँ, चाइना से सपोर्ट हमें फॉर श्योर है बहुत सारी चीज़ों में, बट इट इज़ नॉट अ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। हमारा ज़्यादातर लोग जो हैं दे आर ट्रेन्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, एंड दे आर हियर, दे आर वर्किंग। और हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना, आप उसको किसी भी जगह के ऊपर लेबल नहीं कर सकते कि दैट इज़ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो यूनिक हैं, तो वो हमारी अपनी प्रोडक्ट है। तो वी कैन से वेरी प्राउडली कि दीज थिंग्स आर नॉट स्टैम्प्ड एज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। आप चाइनीज़ प्रोडक्ट किसी को भी कंपेयर कर लें, ये मैं आपको सिर्फ वो नहीं कह रहा, आप हमारे किसी भी सैटेलाइट का डाटा उठाएं और उसको कंपेयर करें जो चाइनीज़ सैटेलाइट्स हैं, किसी के साथ वो कंपैरिजन में नहीं होंगे, वेस्टर्न सैटेलाइट्स के साथ भी कंपैरिजन में नहीं होंगे। वो टोटली हमारा अपना डिज़ाइन है। अच्छा सर, जब डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा इस पॉडकास्ट पे आए ना अभी, तो वो ये कह रहे थे कि यार 60s में भी टेक्नोलॉजी हमारी ठीक थी, लेकिन ये था कि कोल्ड वॉर चल रही थी, जंग चल रही थी, अमेरिका ने स्पाई करना था रशिया पे। उनने कहा कि यार तुम लोग बना लो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। और उस टाइम पे कुछ इंडिविजुअल्स, अब्दुल सलाम एंड डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा, जो भी 4-5 और लोग थे, उनने मिलजुल के लिए एक जुगाड़ में चीज़ बना ली। और वो जब तक अमेरिकन सपोर्ट के साथ चल रही थी तो चल रही थी, और उसके बाद वो डिप आना शुरू हुआ। जब वो डिप आया तो अब आप कह सकते हो कि यार चलो हमें कुछ चाइनीज़ सपोर्ट मिल रहा है तो हम कुछ हद तक ज़िंदा रख रहे हैं। लेकिन क्या उस ज़माने में भी, जिस तरह आपने अभी बात की, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी थी और ऐसा था वो था, डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा जो उस ज़माने में काम करते हैं, उनका ये ख़्याल था कि यार उसमें असल में एक हमें वेस्टर्न, जिस तरह पाकिस्तान में हमने अक्सर देखा फेजेज़ आए हमारे कोल्ड वॉर से, जब अफ़गान वॉर थी, जब वॉर ऑन टेरर थी, तो अमेरिकन पैसा आया, हमारी थोड़ी सी एक फेक आप कह लें बबल इकोनॉमी बनी, बबल इंक्रीज़ आया और फिर वो डिप आ गया। क्या हमारा स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद भी ऐसी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के अंदर, और मैं चाहूँगा कि वो डाउट्स ना हम थोड़ा सा क्लियर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि हमें चूँकि रशिया के ऊपर कुछ स्पाई करना था और इस फॉर दैट रीज़न वी रिक्वायर्ड सम स्पेस एजेंसी और समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज़ नॉट ट्रू, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको इसको प्रूव करूँगा किस तरीके से। सेकंड, क्या यूएस ने हमें सपोर्ट किया इनिशियली? तो यस, सपोर्ट किया। किस तरह से सपोर्ट किया, मैं आपको एग्जैक्ट वो डिटेल बताता हूँ। इन अर्ली 60s 70s यूएस जो है वो मून के मिशन के ऊपर एम्बार्क हो चुके थे। वो लोग लूनर मिशन के ऊपर, मून के ऊपर जो मैन का उनका वो था, वो एम्बार्क हो चुके थे। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न दे नीडेड सम एटमॉस्फेरिक डाटा, और वो पूरी दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से उनको एटमॉस्फेरिक डाटा चाहिए था। तो उनको पाकिस्तान से भी एटमॉस्फेरिक डाटा चाहिए था। तो एट दैट टाइम उन्होंने पाकिस्तान से एटमॉस्फेरिक डाटा लेने के लिए हमें अप्रोच किया होगा। अब उस वक्त एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट 60s, वी डोंट नो, बिकॉज दोज पीपल हु हैव मेड दिस डिसीजन आर नॉट हेयर, एंड हमारी उनसे कभी भी बात नहीं हो सकी कि किस वजह से ये डिसीजन लिया गया, क्यों लिया गया। बट जब हम उसको प्योर एनालिटिकली उस डिसीजन को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें जो है पता चलती हैं कि वो डिसीजंस बहुत अच्छे लिए गए। क्योंकि एटमॉस्फेयर का डाटा लेने के लिए हमें सिर्फ वी नीड ओनली फ्यू साउंडिंग रॉकेट्स, और साउंडिंग रॉकेट्स जो है वो हमें वो यूएस की तरफ से आ सकते थे, और बल्कि यूएस वाले खुद आके हमारे उस वक्त उनके साथ जो रिलेशंस थे पॉलिटिकली वो बहुत अच्छे थे, और पॉलिटिकली वो यहाँ पे साउंडिंग रॉकेट्स जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं समझी जाती जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन हो, क्योंकि दीज आर यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च पर्पज़। साउंडिंग रॉकेट, आपके बहुत सारे व्यूअर्स को शायद पता ना हो, वो ये होता है कि ग्राउंड से हम एक रॉकेट जो है वो ऊपर फेंकते हैं, और वो 80-90 किलोमीटर ऊपर जाता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर जो 80-90 किलोमीटर है,
और वहाँ पे वो अपना एक पेलोड जो है उसको वो ड्रॉप करता है और पेलोड आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ फिर आता है। तो वो ऊपर जाने में और नीचे आने के अंदर वो एटमॉस्फेयर का डाटा जो है वो कलेक्ट करता है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी है, विंड स्पीड्स कितनी होंगी, विंड की जो है जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है वो किस तरह की है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको वो एनालाइज करता है। और ये डाटा चाहिए होता है जब भी आप किसी स्पेस व्हीकल को जो है जब आप ऊपर भेज रहे होते हैं, ये सारे डाटा की ज़रूरत होती है। तो एट दैट टाइम यूएस रिक्वायर्ड दैट डाटा बिकॉज उनका जो फ्लाइट पाथ था वो फ्लाइट पाथ यहाँ से भी होके गुजरता था। तो उनको हमारे एटमॉस्फेयर का डाटा की भी ज़रूरत थी। लेकिन डाटा लेने के लिए सिर्फ ओनली 3 और 4 साउंडिंग रॉकेट्स वुड हैव बीन एनफ। और हमें वो 3 या 4 रॉकेट्स हमारे वो खुद यहाँ से आके उसको लॉन्च कर देते और वो सारा डाटा ले लेते, तो इट वाज एनफ फॉर देम। लेकिन हमारे जो भी लोग उस वक्त बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में दोज पीपल हैव डन अ वेरी गुड जॉब। उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ ये रॉकेट्स न दें बल्कि रॉकेट्स के साथ एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी भी दें, और उस टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर हम ये रॉकेट्स खुद फ्लाई करेंगे और ख़ुद एटमॉस्फेयर का डाटा लेंगे और ख़ुद आपको देंगे। तो आई थिंक दे हैव बार्गेन वेरी वेल एट दैट टाइम। और उस वक्त हमारा अपना एक व्यू शायद मौजूद था, जो मुझे लगता है कि एज अ नेशन हमारा एक व्यू मौजूद था कि वी ऑल्सो नीड आवर ओन स्पेस एजेंसी, और वो चीज़ हमारे यहाँ मौजूद थी। इस वजह से दे हैव बार्गेन्ड इट वेरी वेल, और उस वक्त यूएस ने हमें सपोर्ट किया, बट दैट सपोर्ट वाज ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट। इट डिड नॉट कंटिन्यूड आफ्टर इट। उसके बाद होना ये चाहिए था कि हम खुद अपने स्पेस प्रोग्राम को इससे आगे लेकर चलते या वो लेकर चलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया कि जो स्पेस प्रोग्राम को रन करने का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर, दैट वाज आल्सो ग्रोइंग एट दैट टाइम, बट ऑल ऑफ ए सडन दैट स्टॉप्ड। और उसकी वजह से हमारा स्पेस प्रोग्राम भी आगे से जाके रुक गया। उसके बाद स्पेस के अंदर कोई ख़ास काम नहीं हुआ अनटिल लेट 80s और अर्ली 90s, जब हमने अपना पहला एक सैटेलाइट, जो कि हमने ख़ुद अपने रिसोर्सेज से, स्पार्को ने अपने रिसोर्सेज से उस सैटेलाइट को बनाया और बदर ए जो है वो हमने लॉन्च किया। तो उस वक्त तक फिर आगे स्पेस के अंदर जो है ना वो एक आप समझें कि कोई ख़ास उसके अंदर, हाँ, और क्या बहुत इसकी वजह ये थी कि हमें ज़रूरत नहीं थी स्पेस एक्सप्लोरेशन की, हमें ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, हमारे पास पैसे नहीं थे, या ये वो पाकिस्तान वाला मसला है कि हुकूमतों के की मिसहैंडलिंग हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की मिसहैंडलिंग हो रही है? अक्सर लोग फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू स्पेस टेक्नोलॉजीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट या आर्म फोर्सेस की बात होती है कि एक इन्वॉल्वमेंट थी इन प्लेसेस जहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी। टेक्नोलॉजी लीव इट टू दी इंजीनियर्स और द टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स। पाकिस्तान में अक्सर ये होता नहीं है। क्या ये एक क्रिटिकल फैक्टर था, या सिर्फ ये था कि बस इकोनॉमी नहीं है यार, पैसे ही नहीं है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो आपने खुद बयान कर दी। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी अब शुरू से लेके अब तक जो पॉलिसी मेकिंग है, इसके अंदर टेक्नोलॉजिस्ट कभी भी नहीं रहे। तो टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये हमेशा आपका एक आप कह लें कि आपके जो माइलस्टोन्स होते हैं, एक बहुत दूर का माइलस्टोन होती है जिसके लिए आप आज से काम करना शुरू करते हैं, और आपको इसके डिविडेंड्स जो है वो फौरी तौर पे नहीं आते। डिविडेंड्स जो है वो विद द टाइम ग्रो करते हैं, और सारी दुनिया ने इसी तरह से किया। सारी दुनिया हमेशा एक टेक्नोलॉजी को जो है वो लेती है और उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करती है, और इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म, एक आप कह लें कि गोल्स होते हैं, जिन गोल्स को वो लेकर चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही कि जो लॉन्ग टर्म्स गोल को, जिन्होंने लिया भी सही तो अगली गवर्नमेंट आती थी वो उसको चेंज कर देती थी। तो एक तसलसल जो होता है, एक कंटिन्यूटी जो होती है, वो हमारे यहाँ पॉलिसीज़ की नहीं रही। और टेक्नोलॉजी तो आप किसी भी फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी को आप सेट असाइड करें, बाकी दूसरी जगह के ऊपर आ जाएं, तो किसी भी और जगह के ऊपर आप देख लें कि किस फील्ड की टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हमने आगे ग्रो किया या वो हम आगे उसको लेकर चले। अनफॉर्चुनेटली हर जगह के ऊपर जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती थी, क्योंकि प्लानिंग करने वाले जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप जब उन कंट्रीज़ को देखते हैं कि जो कंट्रीज़ जो आजकल आप कह लें सुपर पावर्स हैं, तो वहाँ पे उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर टेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं, और उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो काम किया है, टेक्नोलॉजीज़ की बेसिक्स के ऊपर काम किया है। एक एक चीज़ को खुद, जो मैं कहता हूँ ना कि हर टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है।
और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस के ऊपर आज वो गवर्न कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं स्पार्को अर्थ ऑब्जर्वेशन के अलावा करती क्या है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा क्या है? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं ज़्यादा ब्लंटली कि यार अच्छा चलो यार माना स्पेस प्रोग्राम हमारा नहीं चला, वेरियस रीजंस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, पैसा नहीं है, तो अब पैसा क्या ज़ाया करना, बंद करो, ख़त्म कर दो। हम आज की तारीख में क्या वो चीज़ें कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में या स्पेस प्रोग्राम में जो हमें फ़ायदा दे रही हैं या जो हमारे फ्यूचर को फ़ायदा देंगी? सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया सारी की जितने भी आप स्पेस प्रोग्राम उठा के देखेंगे तो देर आर फ्यू ब्रॉड फील्ड्स: कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है। दीज आर वेरी ब्रॉड फील्ड्स जिनके अंदर काम कर। बाकी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस को मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो एक अलग एक फील्ड वो है, तो वो चले भी हाँ। ठीक है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस भी हो सकती हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जो मिशंस जाते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक साइड पे रखें, लेकिन बेसिक्स जो वो है ना वो है कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड रिमोट सेंसिंग। स्पार्को अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो मैन पावर है और हमारी जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर बहुत कम है, लेकिन हम इन सब फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। हमारे 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इस वक्त आप हैं। हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीवी चैनल आ रहे हैं सारे के सारे हमारे अपने सैटेलाइट से आ रहे हैं जिसको हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो है कम्युनिकेशन। और इसके अलावा ब्रॉडबैंड के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी हम जो है वो फैसिलिटीज़ हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं जिनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के अलावा नेविगेशन के अंदर भी हमने अपना एक पेलोड रिसेंटली हमारा लास्ट ईयर पेलोड फॉर आवर ऑडियंसेस दैट डोंट अंडरस्टैंड समझा देंगे? जी जो सैटेलाइट के ऊपर जो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हम भेजते हैं जिस पर्पस के लिए सैटेलाइट को बनाया जाता है उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम पेलोड कहते हैं, पेलोड्स कहते हैं। तो लास्ट ईयर 2025 के अंदर around in May 2025 we have launched our second communication satellites PakSat MM1। उसके ऊपर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्पेस बेस ऑगमेंटेशन सिस्टम। बेसिकली इट्स अ नेविगेशन डिवाइस जिसके ज़रिए हम नेविगेशन अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जो एक्यूरेसीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, और इसके ज़रिए हम सिविल एविएशन को भी हेल्प कर रहे हैं, मुख्तलिफ और इदारों को भी। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग इन नेविगेशन फील्ड एज वेल। थर्ड इज़ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड। इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं कि मैं अगर अभी बैठ के गिनना भी शुरू करूँ, एक एक पॉइंट को भी अगर आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो सुबह से शाम हो सकती है, और इसकी जो फील्ड्स हैं मैं उन सबको इनकम्पस नहीं कर सकता। हम इसके ज़रिए ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग का डाटा हम अपनी तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको हम देते हैं कि ये ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे इनकी ये मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे इनका ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक पूरी एक स्टडी है जिसके ज़रिए आप अपना वाटर रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हम इसके ज़रिए करते हैं, उसको देख के उसको हम अपने डिपार्टमेंट्स को ये डाटा दे रहे होते हैं। इसके ज़रिए हम, क्योंकि इट्स अ नॉट अ करेक्ट वर्ड बट लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको कहते हैं गॉड्स आई व्यू। जब आप ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। आप सारे के सारे, फॉर एग्जांपल किसी जगह पर डिज़ास्टर हो, तो उस डिज़ास्टर के लिए एक तरीका तो ये है कि आप अपनी टीम भेजें जो वहाँ पे जाके सर्वे करे, और टीम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अल्लाह ना करे कोई ऐसा डिज़ास्टर हो तो हमारे यहाँ रास्ते भी इतने अच्छे नहीं होते, लोग भी नहीं पहुँच सकते। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे फौरी हेल्प की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे अप्रोच जो है वो पॉसिबल ही नहीं होती। तो आप ऊपर से उसको देखते हैं और देख के आप बताते हैं यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे इनको ये ज़रूरत है, यहाँ पे इनको ये ज़रूरत है, यहाँ पे ये रास्ते बंद हैं। तो आप एक आई व्यू लेते हैं, और डिज़ास्टर के अंदर ये टूल इतना इफेक्टिव है कि आप इसको सोच नहीं सकते। फिर आपकी जो प्लानिंग है, एग्रीकल्चर प्लानिंग हम इसके ज़रिए करते हैं अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आप प्लान करना चाहते हैं, और ये कोई भी गवर्नमेंट प्लान करना चाहती है कि इस साल हमने वीट को बाहर से मंगवाना है या नहीं मंगवाना, तो उसके लिए उसको क्या डाटा चाहिए कि पाकिस्तान में इस दफ़ा कितना वीट जो है उसको उसकी जो फसल है उसको लगाया गया है, कितने एरिया के ऊपर जो है ये वीट जो है वो काश्त की गई है। उस एरिया के लिए एक तरीका ये है कि आप ग्राउंड सर्विस भेज दें, फिर उतने लोग दौड़ा दें एक एक चीज़ के लिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे पाकिस्तान का ऊपर से मैप करें और उसमें से आप आइडेंटिफाई करें कि वीट कहाँ पे है, दूसरी क्रॉप्स कहाँ पे हैं, उन सब की डिटेल जो है वो आप गवर्नमेंट को दें, और वो जज करे कि इस दफ़ा
इतने एकड़्स के ऊपर जो है वो वीट को काश्त किया गया है, तो इट मीन्स कि वी वुड रिक्वायर दिस मच वीट। तो वो इससे पहले कि एंड टाइम के ऊपर ज़रूरत हो और लोगों को ज़रूरत हो और उस वक्त कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा हो, पहले से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह शुगर केन कितना लग रहा है, हमारी चीनी कितनी होगी, हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये भी आप इसके ज़रिए ले सकते हैं। फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम डाटा देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कितनी एरियाज़ के ऊपर जो है ना वो पहले फॉरेस्ट थे और अब वो कम हो रहे हैं, और अर्बन एरिया जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अर्बन प्लानिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, आपके रोड्स की प्लानिंग जहाँ पे की जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेलवेज़ नेटवर्क की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि लोग अब इतना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर पूरी बिल्डिंग्स, एक शहर है तो उसकी तमाम बिल्डिंग्स को जो है वो उसका डाटा बना के उसको दिया जाता है, और उसके अंदर अगर मिलीमीटर की भी कहीं वो है ना चेंज आया है तो उस चेंज को वो डिटेक्ट करते हैं थ्रू स्पेस, और उसको बताया जाता है कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है कल को अर्थक्वेक आए या कुछ ऐसा आए तो ये बिल्डिंग जो है ये बैठ जाए। तो इन सारी इस सारी इंफॉर्मेशन और इस सारी चीज़ का फ़ायदा किसको हो रहा है? पब्लिक को हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे वैसी डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ इधर और मैं आपसे पूछूं कि यार ठीक है, एक तो ईयरली कॉस्ट क्या है सुपार्को को चलाने की, और इन कंपैरिजन अगर ये चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम ये प्राइवेटाइज कोई चाइनीज़ कंपनी या किसी और से नहीं करा, मतलब मिसाल के तौर पर हमारा केबल है, केबल कहीं और से आ रहा हो, किसी और चाइनीज़, मतलब जस्ट फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग ये चीज़ें हमें लोकली करना क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ जो है, जो स्पार्को का एनुअल बजट है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन। बट इज इट लाइक 5 million, 10 million, 20 million, 30 million, $50 million, मतलब कोई आइडिया, कुछ भी वेग? मैं आपको हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो इसी रेंज के अंदर होते हैं। ठीक है, ईयरली जो है ना 10 to 15 million US डॉलर और समथिंग लाइक दिस ठीक। हमारे इसके करीब चल रहे होते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये नहीं करते, हम ये इन्वेस्ट नहीं करते तो व्हाट कुड हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अपने मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझते हैं, और आप फॉर एग्जांपल हम इस वक्त मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको हम डाटा दे रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, तो ये सारा डाटा एट द मोमेंट तो हम दे रहे हैं। कल अगर कोई और यहाँ पे बैठेगा और उसकी मोनोपोली होगी या हम बाहर से किसी से ले रहे होंगे तो यही चीज़ आपको 4 गुना ज़्यादा महंगी मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कोई ख़ुद से आके भी नहीं देगा। आप डिज़ायर करेंगे, आपको ख़ुद आपकी इतनी सेंस होगी, आप इसको समझेंगे कि ये हेल्प जो है ये मैं स्पेस से भी ले सकता हूँ, तो तब जाके आप उसको अप्रोच करेंगे, उससे आपको डाटा मिलेगा। सेकेंडली, जब आप एक चीज़ को यूज़ करते करते ना आहिस्ता आहिस्ता आप एडिक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान के अंदर आपने किसी भी जगह पे जाना होता था तो आप लोकेशन ही भेजते थे। इट वाज स्टिल नोन टू पीपल कि आपने किसी जगह पे जाना है तो आप किस तरह से जा सकते हैं, ठीक है, और आप पहुंच भी जाया करते थे हम सारा वो। लेकिन आजकल हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, आप उनको पिन नहीं भेजते तो दे आर अनएबल टू फाइंड देयर लोकेशंस या अनएबल टू फाइंड द प्लेस वेयर दे वांट टू गो। वो इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं इस सर्विस के ऊपर कि अगर उनसे ये सर्विस छीन ली जाएगी तो दे विल फील कि उनको जो है ना वो उनसे कोई ऐसी चीज़ छीन गई है कि जिसके बगैर उनका गुजारा नहीं है, एंड दे वुड बी रेडी टू पे एवरीथिंग ऑन एनीथिंग ऑन दैट। आप एक चीज़ के ऊपर एडिक्ट हो जाते हैं और फिर आप उस चीज़ को रखते भी दूसरे के पास हैं, तो कल कोई भी बंदा, जो भी कोई भी बिजनेस माइंडेड आदमी होगा वो उसको यूज़ करेगा, और कल आपको उसी सर्विस को जो है उसको पे करना पड़ेगा। आप अपनी, फॉर एग्जांपल, एक चीज़ है जो आपकी ज़रूरत बन गई है, जो आपकी यूटिलिटी है, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपनी कैपेसिटी को ग्रो आप नहीं कर रहे और आप स्टिल डिपेंडेंट हैं किसी और के लिए, तो फिर देन यू आर डिपेंडिंग अपॉन देम। कल वो इसको बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और फॉर एग्जांपल कल कोई और ऐसा सिनेरियो होता है जियोपॉलिटिकली जिसके अंदर वो कंट्री आपको वो सर्विसेज बंद कर दे, तो वेयर वुड यू बी स्टैंडिंग एट दैट टाइम? आपका उस वक्त क्या वो होगा कि हम उस वक्त क्या करेंगे? तो वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए पूरी दुनिया
इन फैसिलिटीज़ को, इन चीज़ों के लिए अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको ग्रो करती है और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो रिलाई करती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं इनका एक तो ऑफ कोर्स बेनिफिट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक तो है ही है। मैं तो आपको सारी चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के पस मंज़र में बता रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर भी इसका है, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो जब आप किसी और कंट्री के डिपेंडेंट हों अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से भी, तो दैट मेक्स यू वल्नरेबल। सर सिक्योरिटी चलें, एक तो लिहाज ये हो गया ना, क्या सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ जंगों में इस तरह की, अभी सुनने में आया था जब पाकिस्तान इंडिया की एक लिमिटेड जंग हुई, तो उस टाइम ये था कि कोई सैटेलाइट, चाइनीज़ सैटेलाइट से हमें कुछ मिला इन्फॉर्मेशन, जिससे हमने कोई वो राफेल गिराया, कुछ इस तरह की बात थी। जो अल चिश्ती साहब हैं, डिफरेंट पीपल हु कम ऑन द पॉडकास्ट ने इसके बारे में बात की। व्हाट आर द डिफेंस एडवांटेजेस ऑफ अ स्पेस प्रोग्राम? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं टोटली इस चीज़ को जो है ना वो मैं डिनाई करता हूँ, क्योंकि वो बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हमने किसी भी जगह के ऊपर चाइनीज़ किसी सैटेलाइट की हेल्प इस तरह से नहीं मिली कि हमने उसकी मदद से राफेल को गिराया या उसकी मदद से हमने वो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट ट्रू, और जंग के हालात में कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें जो है वो इस तरह से वो नहीं दे सकता, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस जो पॉलिटिकल हैं वो इसके ऊपर होती हैं। सेकंड पॉइंट जो है ना वो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डिफेंस के आप के पास इससे पहले भी हुआ, पुलवामा वाला इंसिडेंट भी हुआ, पहलगाम वाला इंसिडेंट भी हुआ। आपके पास बहुत सारी खबरें जो है वो आप सुनते हैं कि आपके नेशनल उसके ऊपर दी जा रही होती हैं कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो एक सबमरीन जो है वो नज़र आई, फ़लाँ जगह के ऊपर जो है ना उन्होंने अपना जो लॉन्चर है वो लॉन्चर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो है वो कर दिया, या उसको निशाना जो एम जो है ले लिया। ये हमारे सारे नेशनल असम्बली के जो फ्लोर्स के ऊपर जो स्पीचेज़ हैं मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे आती है? क्या वहाँ पे कोई बंदा भेज के मंगाते हैं कि वहाँ पे लॉन्चर जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो गया है, या वहाँ पे जो एक सबमरीन है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है, या उस तरफ जो है वो इतने फ़लानी जगह से जो है वो एयर ऑपरेशन हो रहा है, या बाकी जगहों के ऊपर ये हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्पेस के ज़रिए ही आती है, या और किसी इसका और कोई तरीका नहीं है। अगर हम अपने स्पेस प्रोग्राम में अगर आपको वैसे ही कहूँ कि यार चलो पाकिस्तान गवर्नमेंट से आपको $500 मिलियन सालाना और आ जाए, तो क्या फ़ायदे नज़र आएंगे मिलिटरीली, इकोनॉमिकली? क्या चीज़ें हैं जो अगर 500 मिलियन, $1 बिलियन हमारे स्पेस प्रोग्राम में और मज़ीद डाला जाए तो क्या फ़ायदा होगा? देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स एक्चुअली, और आई वुड से कि सिर्फ स्पेस सेक्टर जब ग्रो करता है तो उसके साथ बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो ग्रो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बड़ा होगा, हमारी बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन जो एक डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं, मैं सिर्फ उसकी, ये तो सारे वो हैं जो इनडायरेक्ट हैं, मैं इसको इसमें अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बहुत बड़ी वो चीज़ है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्ट बेनिफिट्स के अंदर एट द मोमेंट आप हमारे कंट्री के जो मेजर मसाइल हैं वो देखें। हमारे पास वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, हमारे डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, ठीक है। ये सारे सोशो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, अगर आप इसके लिए स्पेस को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे तो ये मसाइल, पूरी दुनिया इन मसाइल से, इन्हीं चीज़ों से लड़ती है। हमारे यहाँ ग्लेशियर्स जो है वो कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो है वो जो एग्रीकल्चर का शोबा है उसके अंदर हमें नित नई मसाइल, परेशानियाँ वो है। इन्वायरमेंट हमारी आप देख लें कि हमारे जो बड़े सिटीज़ हैं, लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो उसकी इन्वायरमेंट अब रहने के काबिल भी नहीं रही। उस इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? क्या हम उन्हीं तरीक़ों पे चलते रहेंगे जिन तरीक़ों से जो है वो शुरू से हम आज तक लगे हुए हैं, या हम उन तरीक़ों को चेंज करना चाहेंगे और हम उसको स्पेस बेस्ड लेके आना चाहेंगे? स्पेस बेस्ड में फ़र्क क्या पड़ता है? आप इन सारी चीज़ों को सर्वे करते हैं तो आपको इतने लोग चाहिए जितने हमारे पास क्वालिफाइड लोग चाहिए, जो है ही नहीं। या फिर आप इस सारे डाटा को उठा के ले आए और
कुछ क्वालिफाइड लोग बिठाएं और सारे डाटा का एनालिसिस करें और उसकी बेसिस के ऊपर मेयर्स जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो डिक्टेट करें। आप देखें कहाँ कहाँ पे क्या कोई एनालिसिस पाकिस्तान में इस तरह का रन किया जा रहा है कि आज हमारे पास डाटा सारा मौजूद होता है कि 4 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर इतने दरख्त थे, आज इतने दरख्त हैं। अगर हम इनको मुसलसल कम कर रहे हैं तो इसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या आ रहा है? क्या किसी ने कोई ऐसा एनालिसिस किया? क्यों नहीं किया? हमारे पास वो स्पेस वाले रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम बैठ के ये एनालिसिस करें। क्या किसी ने ये बैठ के एनालिसिस किया कि इससे पहले मीठा पानी हमारे पास इतना था, आज इतना है, और हमारे पास इसको इकट्ठा करने के रिजर्व, आज हमारे पास 4 बारिशें होती हैं तो हमारे पास सैलाब आ जाता है, और 4 बारिशें नहीं होती तो हम जो है वो कहत साली की तरफ चले जाते हैं। इन सब को आप, एक तो ये है कि रफली आप सर्वे बेस के ऊपर सबके ऊपर चलते जाएं, तो जो पुराना तरीका है हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप उसी के ऊपर चलाते रहें और रिज़ल्ट जो है वो इसी तरह से आएगा कि आप, सारी दुनिया इसको इसी तरीके से करती है, प्लानिंग करती है। टाउन प्लानिंग्स होती हैं, अर्बन प्लानिंग्स होती हैं, कहाँ पे बनाना है। लोग अर्बन प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि विंड की डायरेक्शंस किस तरह से हैं, बिल्डिंग्स को किस तरफ फेस करना चाहिए ताकि एयर करंट्स जो हैं वो बीच में रुके नहीं। आज हमारा ज़्यादातर जो मसला स्मॉग का है वो किस वजह से है कि एयर करंट्स आपके फ्लो नहीं कर सकते। और तो ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पे स्पेस आती है, और इन सब चीज़ों को आप इनमें से किसी एक को ये नहीं बता सकते कि इस वक्त जो है ना आप वाटर रिसोर्सेज जो है वो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, या डिफॉरेस्टेशन जो है उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, या फूड सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा इशू है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आप इसमें किसी भी चीज़ में प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। तो ये सारे एस्पेक्ट वो हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ बाहर के मुल्कों में ना यूनिवर्सिटीज़ एंडाउमेंट्स होती हैं उनके पास, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है। अभी आप देखें विद इलॉन एंड स्पेस एक्स एंड अमेरिका में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी सिस्टम से या पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर से कि वो भी स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हों, या क्योंकि इतनी कोई मतलब हालात अच्छे उनके भी नहीं हैं, लेट्स बी रियल, मतलब हमारा प्राइवेट सेक्टर डजंट हैव इलॉन मस्क, हमारी यूनिवर्सिटीज़ डोंट हैव हार्वर्ड, तो क्या वो कर भी सकते हैं मदद, या ये एक फूल्स पैराडाइज है बोलना कि यार उनको इन्वॉल्व होना चाहिए? देखें, एकेडमिया जो है ना वो किसी भी मुल्क का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एक्टिविटीज़ होती है ना उसका हार्ट होता है। किसी भी डेवलप कंट्रीज़ को देख, किसी एक मुल्क को आप निशान लगाएं तो एकेडमिया जो है ना वो उसका हार्ट में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट वेल कनेक्टेड विद देम। हमारा एकेडमिया जो है वो, उसको भी ज़रूरत तो है बहरहाल रिसर्च करने की, पेपर्स। वो अब क्या करता है कि यूनिवर्सिटी से मेरा कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा तो मैं बाहर भी पढ़ता रहा, चाइना में की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ा है, जर्मनी में भी मैंने पढ़ा है, तो मैंने उनकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखा है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखा है। तो एक डिफरेंस मुझे नज़र आता है, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ उस चीज़ पे रिसर्च कर रही होती हैं जो उनकी कंट्री के इश्यूज़ होते हैं, और उनके कंट्री के इश्यूज़ जो है वो उनको इंडस्ट्री की तरफ से फीड किए जा रहे होते हैं, और वो उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर आगे अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो दे रहे होते हैं, और उन रिकमेंडेशंस के अंदर बहुत जान होती है क्योंकि वो एक रियल इशू को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ चूँकि यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, उन्होंने रिसर्च तो करनी है, उन्होंने पेपर्स तो पब्लिश करने हैं, पेपर्स पब्लिश नहीं करेंगे तो डिग्रीज़ नहीं मिलेंगी। तो पेपर पब्लिश करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखें अमेरिका में इस वक्त कौन सी रिसर्च हो रही है, जर्मनी में कौन सी रिसर्च हो रही है, चाइना में कौन सी रिसर्च हो रही है, आप उस रिसर्च को टारगेट करें, उसी रिसर्च के ऊपर आप उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, उसी रिसर्च के अंदर आप अपना पार्ट प्ले करें और आप अपना पेपर पब्लिश कर दें, आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो जो कनेक्शन होना चाहिए था कि आपको आपके कंट्री के अंदर से जो है वो इन्फॉर्मेशन आती कि आप बताएं कि आप इस चीज़ के ऊपर इस वक्त हमारा इशू ये है, आप इस इशू को, जो मैंने सारे इश्यूज़ आपको गिनवाए, वो सारे इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर एकेडमी को और स्पार्क को एक कोशिश कर रही है, एक हम्बल जो है ना एफर्ट हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मसला क्या है, यूनिवर्सिटीज़, आई एम श्योर अगर मैं किसी को बिठाऊँ इधर कोई यूनिवर्सिटी से, HEC से या किसी से, वो हमें कहेगा कि यार हमें रिसर्च करनी है, हमें कनेक्ट नहीं मिल रहा। कनेक्ट वाले जो बैठे हुए हैं, जिस तरह आप हैं कह रहे हैं कि हमें कनेक्ट, कोई इशू क्या है, क्यों नहीं कर, एक बच्चा है अगर उसको एक मौका मिल रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करने का, वो क्यों ना करेगा, उसको क्या नुकसान है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, रिसर्च जो है ना ये कोई फ्री लंच नहीं है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स सम मनी, सम सपोर्ट
दैट दे वुड रिक्वायर. उनको इक्विपमेंट भी चाहिए होगा, उनको लेटेस्ट चीज़ें भी चाहिए होंगी, टूल्स भी चाहिए होंगे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी चाहिए होंगे, लेटेस्ट एनालिसिस जो है उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उनको वो भी चाहिए होगी. तो ये सारी चीज़ें जब तक उनको प्रोवाइड नहीं करते, हमारे यहाँ रिसोर्स मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, कैपेबिलिटी भी मौजूद है, हम उसको टैग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम उसको चैनलाइज नहीं कर रहे. चैनलाइज करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे बहुत लर्नड प्रोफेसर्स हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं, ट्रेंड हैं. हमें ज़रूरत है कि हम उनको अप्रोच करें और अपना रियल प्रॉब्लम जो है वो उनके सामने रखें, और फिर उसके अंदर जो उनको फंडिंग की ज़रूरत है वो फंडिंग उनको दें, उनके साथ बैठें, उनको समझें. वो हमारे लिए एक ऐसा रिसोर्स है और हम स्पार्क को अल्हम्दुलिल्लाह इसको टैप कर रही है. हमने एक इनिशिएटिव लिया है रिजॉल्व के नाम से. हमने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने सेंटर्स बनाए हैं एट द मोमेंट, जिसके अंदर यूटी लाहौर के अंदर यूटी लाहौर के अंदर है, कॉमसेट के अंदर भी हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं. और हमने इनको रियल प्रोजेक्ट्स दिए हैं अपने डेवलपमेंट के. उनको हमने ब्रेकअप किया है और ब्रेकअप करके हमने इनको रियल टू द पॉइंट. फॉर एग्जांपल हम बैटरीज यूज़ करते हैं, बैटरी सेल्स इस्तेमाल कर, हम सारी चीज़ें खुद डेवलप नहीं कर सकते. स्पार्क को अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे ऊपर गिला किया जाता है कि स्पार्क को जो है उस स्पीड के साथ काम नहीं कर रही जिस स्पीड के साथ बाकी इदारे काम कर रहे हैं. तो आप कभी हमारा वो देखें. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम एक एक चीज़ खुद बनाते हैं. हम अपनी पीसीबी भी खुद बनाते हैं, हम अपनी पीसीबी को स्टफ़ भी खुद करते हैं, हम उसको मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं. क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे ये सपोर्ट अवेलेबल नहीं है. बाकी दुनिया में किसी भी जगह पे आप ये इंटरनेशनली क्यों नहीं खरीद लेते? चाइना से खरीद लो या अमेरिका से खरीद लो. अगर आप चाइना से खरीद लेंगे फिर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को आप पे करेंगे, कितने गुना पे करेंगे? पहली बात. सेकंड ये है कि उसके ऊपर कंट्रोल आप किस तरह से इंश्योर कर सकते. फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर बनाना है, हम अपना ऑन बोर्ड कंप्यूटर खुद बनाते हैं. जो सेटेलाइट को कंट्रोल कर रहा होता है वो कंप्यूटर हमारा अपना बना होता है. फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर अगर मैं चाइना से खरीद लूँ तो कल मैं इस बात को कैसे गारंटी कर सकता हूँ कि उसके अंदर कोई बैकडोर नहीं है? कल कोई चाइनीज़ उसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकता. क्या करेंगे कंट्रोल करके? अगर कंट्रोल कर भी लिया, अगर सेटेलाइट का कंट्रोल है वो सारा का सारा, क्योंकि ऑन बोर्ड कंप्यूटर ही है जो सेटेलाइट को कंट्रोल कर. नहीं तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कंट्रोल अगर उन्होंने कर भी लिया तो हमें कोई थ्रेट उस तरह हो सकती है? मतलब क्या कर लेंगे वो कंट्रोल करके? सेटेलाइट जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है एक सेटेलाइट. और एक सेटेलाइट को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी की सेटेलाइट को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं चाइनीज़ की सेटेलाइट को, तो मुझे कल अपना सेटेलाइट बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं उसी की सेटेलाइट से काम ले लूँ. मुझे अपना मिलियंस ऑफ डॉलर लगाने की क्या ज़रूरत है? उस लिहाज से तो हम मतलब जहाँ हम मिलियंस के F-16 ले रहे हैं जिनका बैकडोर एक्सेस हो सकता है नहीं हो सकता हमें नहीं पता. हम जहाज़ खरीद रहे हैं कितने मिलियंस के चाइनीज़ से, हम और क्या चीज़ें खरीद रहे हैं. वहाँ अगर वो एक्सेस हमारे सैटेलाइट का ले भी लें, उनके पास तो वैसे ही अपनी सैटेलाइट्स हैं. मतलब इतना क्या सिक्योरिटी थ्रेट, अगर इट्स नॉट अ मिलिटरली इशू तो है भी या मतलब इज दिस समथिंग दैट वी आर टू कंसर्न्ड अबाउट? आपका ख्याल है? नहीं, वी आर नॉट टू कंसर्न्ड अबाउट. ये सारा डाटा जो है ना इसकी कॉस्ट है. आप रेडार सेटेलाइट का एक इमेज लेते हैं, एक इमेज which requires only 1 minute of or less than 1 minute of operation, तो उसका आप पे करते हैं अराउंड 5 to 6,000 US डॉलर एक इमेज का. ठीक है. और इस तरह अगर आप इसको गिनना शुरू कर दें तो एक दिन के अंदर आप एक सेटेलाइट से जो है वो लेट मी काउंट इट फॉर यू, मोर देन 100 इमेज और 150 इमेजेस आप ले सकते हैं एक सेटेलाइट से एक दिन के अंदर. तो ये नॉर्मली वो सेटेलाइट की वर्थ होती है. अगर एक सेटेलाइट आपका कोई और कंट्रोल कर ले, हम उसको सेव करने के लिए कि अपने सेटेलाइट को, हमारे सेटेलाइट को कोई और ना करे, या हम, बाकी दुनिया भी इसी तरह से करती है, हम उनके सेटेलाइट्स को जो है ना वो हैक नहीं कर सकते. जिस तरह नॉर्मली हम ये फलाने के कंप्यूटर को हैक कर लिया, फलाने उसको कर लिया. तो सेटेलाइट्स आर वेरी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन, ताकि आप किसी दूसरे के सेटेलाइट को आप नहीं कर सकते, कोई दूसरा आपके सेटेलाइट को नहीं करते. उसके अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शंस रखी जाती हैं, और वो प्रोटेक्शंस इसीलिए रखी जाती हैं कि उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक वर्थ है जो कि बहुत ज़्यादा है. जो आपने दूसरी एग्जांपल्स दी ना, जैसे आपके F-16 हैं या आपके दूसरे जहाज़ हैं, ये आपके क्रॉस बॉर्डर्स नहीं जाते. सेटेलाइट आपका पूरी दुनिया में जाता है. इस सेटेलाइट ने अमेरिका से भी गुजरना है, इस सेटेलाइट ने कनाडा से भी गुजरना है, इसने इंडिया से भी गुजरना है, इसी सेटेलाइट ने जो है वो दुनिया के हर मुल्क से गुजरना है. ठीक है. अगर मेरा ये जहाज़ भी पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर जा रहा होता ना, तो मैं इसको भी सेव कर रहा होता.
मैं इसके अंदर भी इसका भी मुझे सेफ्टी का कंसर्न होता है, क्योंकि सारे मुल्कों के साथ तो आपके वो फ्रेंडशिप या वो नहीं है ना। तो बाकी ये सारे एसेट्स जो हैं इनमें और सैटेलाइट के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सैटेलाइट्स जो है वो क्रॉस बॉर्डर्स जा रहा है और ये सारे जो है ये विद इन बॉर्डर्स ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके दरमियान। एक कॉन्वर्सेशन मैं रिसेंटली देख रहा था, शायद ब्लैक होल में हो रही थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन में सुन रहा था स्पेस रिलेटेड, और बात हो रही थी एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजना, कि हमारा प्लान है कि अगले 20 साल में हम भेजेंगे। क्या ये प्लान है वाकई में? पहली बात जी जी। अच्छा, तो आपने अभी इतनी सारी चीज़ें लिस्ट की कि फाइनेंशियल ट्रबल्स, ऑब्वियसली देखिए पाकिस्तान के माइक्रोकॉज़म वही सारे इश्यूज़ हैं जो क्रिकेट टीम में भी हैं, जो स्पेस प्रोग्राम में भी हैं, जो हुकूमत सही कह में रहे हैं। एक ही है ना, कि पैसे नहीं हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, पीपल मेडलिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस, यही एक मेन आपका को नज़र आता है एज ए थीम। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस सब के बावजूद आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि हम कभी भी कोई एस्ट्रोनॉट भेज पाएंगे? क्योंकि या तो ये अजम्पशन है कि विदाउट द इकोनॉमी गेटिंग बेटर, विदाउट द डॉलर वैल्यू इंक्रीजिंग टू आवर स्पेस प्रोग्राम, विदाउट द पावर्स दैट बी इन्वेडिंग और नॉट इन्वेडिंग, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप एक एस्ट्रोनॉट भेज पाएंगे? जी, इसमें ना एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एस्ट्रोनॉट्स को खुद भेजना, खुद भेजने के लिए एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए ऊपर स्पेस स्टेशन भी होना चाहिए, या आपका किसी के स्पेस स्टेशन के साथ आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो वहाँ पे जापानीज़ एस्ट्रोनॉट्स भी जा रहे होते हैं, वहाँ पे रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी कॉस्मोनॉट्स कहते हैं, वो भी जा रहे होते हैं, वहाँ पे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, वहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मुल्कों की जो है उनकी आपस में एग्रीमेंट्स हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि बाकी दुनिया क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, और वहाँ पे प्रेजेंस रखने का स्ट्रेटजिक और मिलिट्री डोमेन के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, वो उन सब फ़ायदों को हार्नस करने के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजते हैं। पाकिस्तान के लिए भी दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि अपना स्पेस स्टेशन खुद बनाएं और उसके ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को भेजें, जो कि पॉसिबल नहीं है ड्यू टू ऑल दोज फैक्टर्स विच यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है वुड से, और हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है स्पार्को के अंदर, दे हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन कि उन्होंने यही वाला तरीका, जिस तरीके से बाकी दुनिया अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उन्होंने चाइनीज़ स्पेस स्टेशन के साथ और चाइनीज़ के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया कि हम आपके स्पेस स्टेशन के ऊपर अपना एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, ताकि वो सारे फ़ायदे, वो सारे डिविडेंड्स जो बाकी कंट्रीज़, बाकी मुल्कों के साथ जो है वो कोऑपरेट करके और उनके साथ लेते हैं, हम वो सारी चीज़ें चाइनीज़ के साथ कोऑपरेट करके लें। तो हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्यों नहीं बस चले गए? चाइनीज़ वाले क्यों जाना? ये तो सवाल सबसे पहले ये बनता है कि चाइनीज़ ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया क्यों, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद था। ये भी अच्छा सवाल। ठीक है। तो ये दोनों का मैंने जवाब दे दें। जी। तो मैंने आपको बताया कि इसका एक इम्पैक्ट तो होता है सोशियो इकोनॉमिक। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करने के लिए लोग एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसका एक स्ट्रेटजिक और मिलिट्री का इम्पैक्ट भी होता है। और आप देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो अपने एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे ISS के ऊपर भेज रहा है, इनमें से एक्सेप्ट फॉर रशिया भी उनको इसलिए ज़रूरत थी कि रशिया जो है ना वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी आगे था और उनको हेल्प या उसकी ज़रूरत थी, और उसमें भी वो थी। बाकी सारे आपस में अलाइज़ हैं और वो अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स और उसके लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं, और वो जो भी उनके टास्क होते हैं वो करते हैं। लेकिन चाइनीज़ ने ड्यू टू दीज रीजंस उन्होंने उसका पार्ट बनने की बजाय उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन बनाया। और उस स्पेस स्टेशन में हमारे अलावा कोई और नहीं, पाकिस्तान वुड बी द फर्स्ट कंट्री अच्छा जो एक्सेप्ट फॉर चाइनीज़ के जिन्होंने अभी हमने उनके साथ ये MOU जो है वो साइन कर लिया है, और पाकिस्तान वुड बी द फर्स्ट कंट्री के जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन के ऊपर अदर देन चाइनीज़ जो है पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 years जो है वो हम उसकी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ऑफ कोर्स चाइना के साथ मिलकर हम अपना वो एस्ट्रोनॉट जो है वो भेजेंगे। एक नेशनल प्राइड भी है इसके अंदर, और एक वो भी है कि हम भी इस रेस के अंदर, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन स्टिल स्पार्को इज़ वर्किंग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, और हमारी बड़ी हम्बल सी वो एफर्ट्स हैं
लेकिन वो एफर्ट्स जो है वो हमारी हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं हम उनको हार्नेस कर रहे हैं। चलें सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, देन आई लेट यू गो, आप भी बिजी हैं। एक फिल्म आई अबाउट, ये मैं डॉक्टर तारिक मुस्तफा से पूछा था और मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि एक रूमर है कि जी अमेरिका ने फेक की थी मून लैंडिंग। वो होगा, लोग गए थे, ये नहीं डिनाई कर रहे, लेकिन वो एक रेस में थे, कोल्ड वॉर चल रही थी, रशियंस आगे थे, उनने थोड़ी सी जुगाड़ लगा के कोई वीडियो शूडियो बना के थोड़ी सी जल्दी एक चीज़ कर ली। ये सच है, इसमें कुछ सच्चाई है, वो झंडा क्यों हिल रहा है, एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी चलती रहती है आपकी सोशल मीडिया पे और इधर उधर। जी, तस्वीर कैसे बनी और तस्वीर झंडा कैसे बनी, ये कैसे बना, कैमरा कहाँ लगा हुआ मैंने था। तो ये भी कहानियाँ सुनी हुई है कि जी पता नहीं आर्मस्ट्रॉन्ग भाई ने जी अजान सुन ली। खैर वो तो बिल्कुल ही चलिए, मैं उस पर तो कॉमेंट नहीं कर रहा ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन चलिए ये वाली जो ज़्यादा चलती है कि फेक हुई थी, दीवारें चीन नजर आ गई वहाँ हाँ, से, और ये हो गया और वो हो गया। तो फेक की थी मून लैंडिंग, नहीं की थी कुछ, आई नो यू कांट प्रूव इट इधर वे, लेकिन ये आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि क्या इसमें बिल्कुल 1% चांस भी है कि वो फेक हो सकती थी? मैं आपको ना इसका वो आंसर दूंगा कि जो आंसर मैं खुद भी इस क्वेश्चन को ना बहुत सर्च करती, ये जो सारे क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना, व्हाइल आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैंने इनके ऊपर ना बहुत रिसर्च की, क्योंकि ये सारी वीडियोस ऑफ कोर्स वीडियोस के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। जो वीडियोस हमें उस वक्त की मिलती हैं, मैं 60s में खुद तो मौजूद नहीं था वो वीडियो खुद लाइव देखते हुए, जो वीडियोस अब ऑनलाइन आपको नज़र आती हैं, इंटरनेट के ऊपर नज़र आती हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ साइंस जो है उनको आंसर नहीं कर सकते। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है ना, यही क्वेश्चन सेम जो आप आज मेरे से पूछ रहे हैं, मेरा प्रोफेसर था जर्मनी के अंदर, मैंने उससे ये सवाल पूछा था, तो मैं आपको वही जवाब देता हूँ जो उसने मुझे जवाब दिया था। उसने कहा था कि लुक मोहम्मद कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आल्सो थिंक कि जो वीडियोस और पिक्चर्स हैं दे मे नॉट बी वेरी करेक्ट। ठीक है, और मे बी उस वक्त एक कोल्ड वॉर का सिनेरियो था और उसके अंदर वो वीडियोस और उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी फौरी तौर पे, जो कि उस वक्त के जो कम्युनिकेशन की जो नेटवर्क्स हैं, मे बी इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू relay those videos live from moon over there. So maybe it is quite possible that videos, we do not comment on the authenticity of videos and photos. ठीक है, लेकिन on the other side वो कहता है कि चाहे उस वक्त अमेरिका की, यूएस की और रशिया की, ये they were in a cold war, और रशिया के उस वक्त बहुत सारे जो सैटेलाइट्स थे और उनका स्पेस स्टेशन, दे वर इन प्लेस। और हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना कि जो मिशन हो रहा है उस मिशन को ज़मीन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अमेरिका से आ रही है उसके ऊपर देख रहे हैं, ऑथेंटिसिटी हम उसको देख रहे हैं, बट दे वर हैविंग देयर रडार्स इन स्पेस, दे वर एक्चुअली ट्रैकिंग दिस मिशन, रशियंस, और रशियंस ने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया एट दैट टाइम। इट मीन्स के दिस मिशन वॉज रियल मिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसने मुझे पहली रीज़न ये बताई, उसने कहा कि रशियन जो है उनके बहुत सारी चीज़ें, उनके सैटेलाइट्स, उनका स्पेस स्टेशन, दैट दे वर इन प्लेस, दे वर हैविंग रडार्स इन स्पेस एज वेल, एंड दे वर ट्रैकिंग दिस मिशन। और मिशन को ट्रैक किया जा सकता है टेक्निकली, साइंटिफिकली। उन्होंने इसको पूरे मिशन को जो है वो ट्रैक किया, और उन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं किया, बिकॉज रशियन न्यू दैट दिस मिशन वाज अ रियल मिशन। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, मून के ऊपर मून रॉक्स जो हैं उसके सैंपल वो लेकर आए, और वो सैंपल जो है अब विजिबल भी हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस होती है, उसके अंदर बाज़-औक़ात वो उसको दिखाते भी हैं सैंपल्स आम पब्लिक को। आपस में तो ऑफ कोर्स उनकी एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको चेक भी करते हैं, उसको साइंटिफिकली भी करते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए भी उसको वो सामने रखते हैं। तो दोज रॉक्स आर ओनली ऑन मून, तो वो लेकर भी आए, तो वो भी मौजूद हैं। तो दीज एविडेंस आर इनफ टू प्रूव के दे हैव बीन टू द मून। और अब तो मून के ऊपर हमारे काफ़ी सारे मिशन और भी लैंड, मैन मिशन नहीं है, अनमैन मिशन तो अब इंडिया ने भी लैंड कर दिया है, तो वो भी ऑप्शन है।
चाइनीज़ मिशन जो है वो भी गए हैं, पाकिस्तान अच्छा, में अब भी। क्यों जाते हैं? सॉरी, मैं आखिरी कर लेता हूँ सवाल कि मुझे नहीं समझ आती कि अब यार चलो चले गए, पत्थर लिया है, फ़ायदा क्या है? मतलब मैं कभी-कभार सोचता हूँ ना, अब जिस तरह बड़ी इट वाज़ अ बिग डील जब हमारे पड़ोसी गए मून पे, व्हिच इज़ गुड। मैं एक्चुअली जस्ट फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा चलो स्पेस रेस मुझे समझ आ गई। वो तो एक टेक्नोलॉजिकल एक जंग थी विदाउट अ जंग, राइट? आपने एक टेक्नोलॉजिकल जंग लड़ ली, यहाँ एक कोल्ड वॉर लड़ ली। अब आज की तारीख में मून जाके मिलता क्या है? ये दिखाते हो कितने डिस्टेंस पे जा सकते हो? नहीं, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है ना वो अपनी ज़ात में एक अलग से फील्ड है। ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई ना उस वक्त गिनवाई, जैसे कोई भी स्पेस एजेंसी के बेसिक फंक्शन कम्युनिकेशन है, बिल्कुल, नेविगेशन है, बिल्कुल। रिमोट सेंसिंग है। एक्सप्लोरेशन अलग है। इस तरह मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक जो है ना उसको मैं अभी बात नहीं कर रहा। तो साइंटिफिक के अंदर जो मेन चीज़ है वो एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन जो है ना वो ऑलवेज ऑल द कंट्रीज दे ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन एक्सप्लोरेशन, बिकॉज एक्सप्लोरेशन के ज़रिए बाज़ औक़ात एक तो कुछ ऐसे मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं जो मटेरियल जो है वो लेकिन उनका, डॉक्टर साहब, व्हाई डू दे ऑल एक्सप्लोर द सेम प्लेस? ये सवाल था। पहले मैं एक्सप्लोरेशन की ठीक है। वजह आपको बताऊंगा। अब एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे पास नज़दीक तरीन जो जगह है वो है मार्स, हुँ, विच इज़ डिफरेंट। मून तो हमारे बहुत करीब है। मून का राउंड ट्रिप जो है ना, राउंड ट्रिप हुँ। वुड कॉस्ट अस 1 वीक इन टर्म्स ऑफ टाइम। अच्छा। आप 1 वीक के अंदर जो है ना मून को आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो मून इज़ कंपैरेटिवली वेरी क्लोज, हुँ, वेरी क्लोज टू अस। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर समथिंग लाइक दिस। तो आप 3 से 4 दिन के अंदर जो है आप वहाँ पहुँच सकते हैं मून के ऑर्बिट के अंदर, मून के पास, या 1 वीक के अंदर आप इसको वो कर सकते हैं। बट यू रिक्वायर एटलीस्ट 6 months to go to Mars, 6 to 9 months हुँ, for going to Mars, only going one side. ठीक है। तो मार्स इतना दूर है। अब मार्स के ऊपर जाने के लिए आप वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करें कि वहाँ जाके आप किस तरह से, आपके लोग वहाँ पे अगर आप एस्ट्रोनॉट्स भेजते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, वो किस तरह से रहेंगे, किस तरह से करेंगे, तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसको टेस्ट कर सकें। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन सबके लिए खुली नहीं होनी चाहिए। ये तो चलो कंप्लीटली वॉर रिलेटेड नहीं है ना, ये तो कोई जंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि यार एक बंदा एक दफ़ा चला गया मून, पत्थर ले आया, अब आगे चलो ना, ऐसे मिल मिला के। स्पेस एक्सप्लोरेशन ऐसी चीज़ क्यों नहीं है कि रशिया, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, फलाना ढमकाना सारे मिल बैठे हैं एक टेबल पे और इकट्ठे मतलब एक एक चीज़ पे काम करें। जिस तरह सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस एक्स है। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि व्हाई डजंट इट जस्ट वर्क लाइक दैट? स्पेस एक्सप्लोरेशन तो इज़ फॉर मैनकाइंड ना, इट्स नॉट फॉर यूएस काइंड। There are two perspectives actually. One, what they show, what everybody advocates is that this is only for the mankind. Of course उसमें mankind के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लाइफ हो सकता है वहाँ पे पहले रही हो, तो वहाँ पे लाइफ कैसे ख़त्म हुई, वही सारी चीज़ें दुनिया पे भी होंगी तो यहाँ पे भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैनी साइंटिस्ट बिलीव कि मार्स के ऊपर किसी ज़माने में लाइफ रही होगी, वहाँ पे पानी के आसार भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो मे बी समथिंग हैपन जिसकी वजह से वहाँ से लाइफ एकदम ख़त्म हो गई। तो द सेम थिंग कैन ऑल्सो हैपन ऑन अर्थ एज वेल समटाइम्स। हु नोज के अर्थ की लाइफ तो इतनी फ्रेजाइल है कि देर आर मोर देन 240 फैक्टर्स के, इसमें से आप एक को भी मिसप्लेस कर दें तो यहाँ लाइफ सिर से खत्म हो जाती है। मैनकाइंड इशू तो एक मैनकाइंड इशू तो है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने इसलिए पहले मैनकाइंड इशू कहा है। लेकिन सेकंड थिंग व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेशन, वो होती है फॉर योर ओन नेशनल बेनिफिट। इफ़ यू फाइंड समथिंग विच इज़ रेयर और आप उसको एक छोटी क्वांटिटी में वहाँ से ला सकते हैं, रख सकते हैं, और उस मटेरियल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आप डोमिनेट कर सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है ना, थोड़ा सा मटेरियल है ना, इसके ज़रिए आप पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर जाते हैं। आप कोई ऐसा मटेरियल ढूंढ लेते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी बैटरीज को लॉन्ग टाइम लेके चल सकते हैं, आप लॉन्ग टाइम पावर का क्राइसिस वो रिजॉल्व कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके मैं समझ ज़रिए, गया, एक सेल्फिश वाई है हर हाँ ग्रुप का। वो है एक, हाँ, उसको वो नहीं है, deny कर सकते। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो एवरीबॉडी दे वांट्स के वी शुड बी द फर्स्ट वन, जब हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं,
to explore that thing, to get our hands on that thing. Makes तो sense. ये एक चीज़ जो है ना वो है, और उस एक्सप्लोरेशन चूँकि वो बहुत मुश्किल है, तो मून पे पहली दफ़ा जब गए थे ना तब मकसद एक्सप्लोरेशन था. आजकल जो जा रहे हैं तो मकसद एक्सप्लोरेशन नहीं है, मकसद वो कैपेसिटी, वो टेंडेंसी बिल्ड करना है जिसकी बेसिस के ऊपर कल हम मार्स जाएंगे या किसी और जगह पे जाएंगे. मेक सेंस. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला. आपको डेफिनेटली वापस बुलाएंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.